हे एवरीवन, दिस मणिभूषण और आज की वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन्स और एरेन्स के बारे में बात करेंगे। इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा बस वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको इसमें जानना चाहिए कि क्या क्या मैं इस वीडियो में लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, वो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग देखेंगे कि अच्छा नेमिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, उसके बाद इसका रिएक्शन और कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड होगा लास्ट में जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 4 सेक्शन है इसमें, चारों के बारे में एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हेलो एल्केन बोला किसको जाता है। तो जब भी कोई sp3 वाला कार्बन, किसमें sp3 वाला कोई भी हेलोजन हाइड्रोकार्बन होगा और उससे कोई भी एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि अच्छा ये हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन मतलब कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 और CH2X है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब पता होगा आप लोगों की कि हाइब्रिडाइजेशन किसको बोलते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब कोई भी एलिमेंट रहेगा और उसके चारों तरफ सारा सिंगल बॉन्ड रहेगा और चारों बॉन्ड उससे मतलब चारों बॉन्ड बना रहेगा, उसके चारों तरफ 4 सिंगल बॉन्ड रहेगा, तब हम उसको बोलेंगे कि ऐसे जनरली बोलेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब एक भी बॉन्ड कम हो जाएगा या फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो sp2। जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन। मोटा मोटी ये मतलब होता है sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन का। आई होप ये बात आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अच्छा जी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब होता है, इतना हमको समझ में आता है। ये हेलो एल्केन का मतलब भी समझ में आ गया कि जब sp3, ये sp3 है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो CH है यहाँ पे भी H है और इससे CH3 जुड़ा हुआ है और इससे कोई भी एक्स के जगह पे कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मतलब कोई भी एक हेलोजन कंपाउंड हो सकता है। आया बात समझ में। तब जब कोई भी sp3 वाला कार्बन हो गया और इससे कोई भी एक हेलोजन कंपाउंड जुड़ा हुआ है, तब हम इसको बोलेंगे कि अच्छा ये हेलो एल्केन है। ठीक है, अच्छा इतना बात हमको आता है समझ में। उसके बाद है हेलो एरेन, किसको बोलेंगे जब कोई भी sp2 से किससे जुड़ा रहेगा, sp2 से जुड़ा रहेगा कोई भी हेलोजन कंपाउंड, तब हम उसको बोलेंगे कि अच्छा ये हेलो एरेन है। जैसे कोई भी एक मान लेते हैं कि ये एक क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे एक्स जुड़ा हुआ है, एक्स के जगह पे ClIBr। क्या बोलते हैं इसको, ये तो पता होगा कि इसको ये स्ट्रक्चर है ऐसे, बेंजीन है ऐसे। आया बात समझ में। और इससे हम कोई भी एक्स जोड़ दिए हैं, ये देख लीजिए ये कौन सा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो यहाँ पर एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है और फिर एक सिंगल बॉन्ड है। तो देख लीजिए एक डबल बॉन्ड आ गया और 2 सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो sp2 हो जाएगा तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया, ये एक अराइल हैलाइड हो गया, अराइल हैलाइड हो गया। मतलब अराइल कंपाउंड किसको बोलेंगे, जब भी कोई, अब इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट बात जान लेते हैं जो आपको आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि ये जो है, ये जो मतलब जो भी हेलोजन कंपाउंड है उसको एक सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, किसमें, नॉन पोलर कंपाउंड में। सॉल्वेंट क्या है और नॉन पोलर कंपाउंड है, ये समझ लेते हैं। जैसे आप चीनी और पानी को घोलते हैं ना, तो ये पानी हो गया और ऊपर से कुछ थोड़ा मात्रा में चीनी डालते हैं, तो ज्यादा मात्रा में जो है ना, मतलब जो इसमें पहले से कंपाउंड डाला हुआ है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। मतलब कोई जब किसी चीज में मतलब ज्यादा चीज में थोड़ी चीज को डाला जाता है या फिर किसी चीज को किसी दूसरी चीज में विलय कराया जाता है, तो जिसमें कोई भी कंपाउंड विलय हो जाता है मतलब गायब हो जाता है, जैसे इसमें आप चीनी डालते हैं तो बाद में थोड़ा देर के बाद चीनी पता चलता है, नहीं पता चलता है, सिर्फ
पता चलता है आपको कि इसमें पानी है, लेकिन ये तो चीनी और पानी का घोल बन जाता है बाद में। मतलब जो कंपाउंड पहले मतलब रिएक्शन के बाद उसमें पता चलता है कि अच्छा ये वही कंपाउंड, मतलब रिएक्शन हो गया चीनी और पानी का, फिर और उसके बाद आप देखिएगा किसी दूसरे को दिखाइएगा तो क्या बताएगा कि वो क्या बताएगा कि ये एक पानी है। तो उसी प्रकार से जब कोई भी एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है, तो नॉन पोलर कंपाउंड का जब रिएक्शन करवाना होता है, तब उसमें सॉल्वेंट की तरह किसका यूज किया जाता है, कोई भी एक हैलोजन कंपाउंड डाल दिया जाता है। मतलब हैलोजन कंपाउंड का मात्रा उसमें ज्यादा रहेगा और उसमें कोई भी एक नॉन पोलर कंपाउंड आके और घुल जाएगा, मिल जाएगा। आई होप इतना बात आ गया होगा समझ में। अच्छा, एक बात और कि नॉन पोलर कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो नॉन पोलर कंपाउंड किसको बोलेंगे, पोलर कंपाउंड पहले किसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे CH3Cl है, या फिर मान लीजिए CH3OH है, तो यहाँ पे OH कोई एक डिफरेंट कंपाउंड है और CH3 कोई डिफरेंट कंपाउंड है। तो O का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है ना, जानते होइएगा आप लोग 11th में पढ़े होइएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि O का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो कार्बन से ज्यादा होता है। मतलब ये जो बॉन्ड है यहाँ पे मतलब जिसके पास ज्यादा पावर होगा वो अपने तरफ कि कोई भी एक साझा हो रहा होगा, मतलब कोई भी चीज बंटवारा हो रहा है मान लीजिए यहाँ पे, तो जिसके पास ज्यादा पावर होता है ना, वो सोचता है कि अपने तरफ जो भी डिसीजन होता है वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे CH3OH जो बॉन्ड है, इसमें OH वाला जो बॉन्ड है जिसमें दो डॉट मिलकर के बना हुआ है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के बना हुआ है, तो इसको ये अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसके कारण इस पे डेल्टा माइनस का थोड़ा सा निगेटिव चार्ज आ जाता है। और CH3 अपने तरफ नहीं खींच रहा है तो इस पे थोड़ा सा प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका प्लस निगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब, तो जो कर्जा लेता है मतलब जो कोई भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है, ये आप लोगों को पता होगा। और जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, उसको क्या बोलते हैं, वो अपने आप अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। तो CH3OH क्या हो गया, CH3OH एक नॉन पोलर कंपाउंड हो गया। क्या हो गया, पोलर कंपाउंड हो गया, मतलब जिसमें खिंचाव हो, एक पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्ज उसके बॉन्ड के बीच में आता हो, तब हम उसको बोलेंगे कि वो पोलर कंपाउंड है। अगर बीच में बॉन्ड मतलब डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस का साइन नहीं आएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कंपाउंड है। तो जैसे Cl2 मान लेते हैं, तो Cl2 में क्या होगा, Cl और Cl दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिव, दोनों तो सेम कंपाउंड है, इसका मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, तो दोनों का पावर सेम है, तो दोनों आधा आधा लेगा। मतलब ना इसको इधर ये खींचने की कोशिश करेगा, खींचने की भी कोशिश करेगा, तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास पावर बराबर है। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव दोनों के पास बराबर है, तो इसमें डेल्टा प्लस या फिर डेल्टा माइनस का साइन इस दोनों पे डेवलप नहीं होगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, ये नॉन पोलर कंपाउंड है। पोलरिटी का क्या मतलब कि कोई भी एक खिंचाव मतलब डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस जिसमें उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे कि पोलर कंपाउंड है, और डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस उत्पन्न नहीं होगा हम उसको बोलेंगे कि नॉन पोलर कंपाउंड। आई होप ये बात आप लोगों को आ गया होगा समझ में। तो पहला पूछ सकता है कि नॉन पोलर कंपाउंड को घोलने के लिए, डुबाने के लिए, मतलब रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट की तरह किसका यूज किया जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन का यूज किया जा सकता है। किसके लिए, नॉन पोलर कंपाउंड को रिएक्शन करवाने के लिए, मतलब नॉन पोलर कंपाउंड के सॉल्वेंट के रूप में। उसके बाद है कि जब किसी को भी टाइफाइड फीवर हो जाता है ना, तो उसको क्लोरएम्फेनिकोल एक दवा होता है, तो उसमें टाइफाइड फीवर के लिए मतलब ज्यादा अगर बुखार नहीं ठीक होते रहता है तो आप मतलब डॉक्टर सब जो भी देता है दवाई, तो उसमें क्लोरएम्फेनिकोल का गोली भी होता है, दवा होता है। मतलब जब टाइफाइड फीवर हो जाएगा आपको गांव में किसी को और ज्यादा जल्दी ठीक नहीं होगा, तो आप उसको बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, अच्छा अरे डॉक्टर साहब कि आप क्लोरएम्फेनिकोल का एक गोली दे दीजिए। तो आप ऐसा मतलब याद रहेगा आपको कि अच्छा टाइफाइड फीवर हमको हो गया था, तो हम डॉक्टर को जाके बोले थे कि क्लोरएम्फेनिकोल का गोली दे दीजिए हमको। कौन फीवर हो गया था, टाइफाइड फीवर, तो डॉक्टर हमको झाड़ दिया था कि ज्यादा डॉक्टर बनता है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ये आपको कहानी, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो ये कहानी आपको याद आ जाएगा और क्वेश्चन का आप सही आंसर दे दीजिएगा। ये क्वेश्चन 100% 2022 के एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद है कि हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन्स होता है, आयोडीन का एक हार्मोन्स होता है, मतलब आयोडीन
हमारे बॉडी में डिफरेंट प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, जिससे डिफरेंट प्रकार को क्रिया के करने के लिए प्रेरणा मिलती है। मतलब अंदर से मतलब पुश करता है, हमारा जो भी इंसेंटिव होता है कि ये काम करो, ये काम करो, वो किसके कारण होता है? वो हार्मोन्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण होता है। और हमारा बॉडी जो हार्मोन्स रिलीज करता है, उसमें एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स भी होता है, जिसको थायरोक्सिन बोलते हैं। तो ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये 3 बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब कि हेलो एल्केन्स को आप कितने भागों में बांट सकते हैं? तो हेलो एल्केन्स को कई प्रकारों से बांटा जा सकता है। तो सबसे पहला होता है कि नंबर ऑफ हैलोजन कंपाउंड के अनुसार आप बांट सकते हैं। नंबर ऑफ हैलोजन कंपाउंड के अनुसार आप बांट सकते हैं। तो जब किसी भी जैसे C2H5X हो गया, C2H5X लगा हुआ है, तो जब इसमें एक हैलोजन कंपाउंड जुड़ा रहेगा, क्या रहेगा? एक हैलोजन कंपाउंड रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे कि मोनो हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। उसी प्रकार से जब 2 लगा रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे CH2X हो गया और CH2X हो गया, तब हम इसको बोलेंगे कि डाई हैलो एल्केन है। क्या है? डाई हैलो एल्केन। क्या बोलेंगे? डाई हैलो एल्केन है। खरा बात समझ में? डाई हैलो एल्केन है। उसी प्रकार से जब किसी भी कंपाउंड में 3 गो रहेगा हैलोजन, 3 हैलोजन जोड़ देंगे, तब उसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे ट्राई हैलो एल्केन है। खरा बात समझ? ये क्या है? ट्राई हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन है। यहाँ पे आप एक बात गौर करने वाली बात देख सकते हैं, ये जो हैलोजन जुड़ रहे हैं, एक ही कार्बन से नहीं जुड़ रहे हैं, 2 डिफरेंट कार्बन से जुड़ रहे हैं। जब भी एक नया हैलोजन ला रहे हैं, तो वो उसको हम एक डिफरेंट कार्बन से जोड़ रहे हैं। जब हम 2 हैलोजन को एक ही कार्बन से जोड़ देते हैं ना, तो वो रिएक्शन करके कुछ और कंपाउंड बना देता है। इसीलिए हम 2 हैलोजन को एक साथ नहीं जोड़ रहे हैं यहाँ पे। आगे आप लोगों को समझ में आएगा। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2 हैलोजन एक कंपाउंड से, एक ही एलिमेंट से क्यों नहीं जोड़ते हैं। तो आई होप ये बात आप लोगों को आ गया होगा समझ में कि जब जो भी हाइड्रोजन आता है, वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट पे आता है। ये 2 गो था तो 2 अलग अलग कार्बन पे था, 3 डाले हैं तो 3 अलग अलग कार्बन पे डाले हैं। तब हम पूरा कंपाउंड को मिला के हम इसमें क्या गो हैलोजन था? 3 गो हैलोजन था। तब हम इसको बोल दिए हैं कि एक ट्राई हैलो एल्केन कंपाउंड। तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम के अनुसार आप लोगों को आ गया होगा समझ में। आप नोट करते जाइएगा। आई होप आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे हुइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक कॉपी और पेन नहीं लिया है, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि ऐसे ही देखने पर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बेसिस पे? कि कंपाउंड के नेचर के आधार पे, कि वो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब sp3 जो भी है, sp3 है, sp2 है, किस कार्बन से वो जो हाइड्रोजन कंपाउंड है वो जुड़ा हुआ है। तो जब हम देख लेते हैं कि जब sp3 एक से जुड़ा रहेगा, तब क्या क्या हमारे पास कंडीशन निकल के आ सकती है। तब कोई भी देख लीजिए कि जैसे जब sp3 एक से जुड़ा रहेगा, मतलब कि जो कार्बन जिससे हाइड्रोजन कंपाउंड जुड़ा हुआ है, उससे वो जो कार्बन होगा वो sp3 होगा। जैसे में मान लेते हैं कि R है, C है, H है और यहाँ पे X। तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अल्काइल अल्काइल 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड आप लोगों को अभी आएगा समझ में कि 1 डिग्री क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए, इस कार्बन से क्या गो एक ही R ग्रुप जुड़ा हुआ है। R का मतलब होता है कि उसमें एक कार्बन है। जैसे CH3 है तो इसको हम R बोल सकते हैं। उसी प्रकार से CH3 CH2 है तो ये भी एक R ग्रुप है। उसी प्रकार से CH3 CH2
कुछ भी है ना CH2 ये जो है ना, ये इसको भी हम R ग्रुप बोल सकते हैं। मतलब R ग्रुप कौन सा होगा, कोई भी एक क्या बोलते हैं उसको, हेलो सॉरी, कोई भी एक एल्केन का अल्काइल का पार्ट होगा तब हम उसको R से डिनोट करते हैं। अल्काइल के पार्ट को किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। ये बात आप लोगों को पता होगा पहले से। तो जब ये जो कार्बन है ये सबसे पहले sp3 है कि नहीं, तो एक बॉन्ड, दो गो सिंगल बॉन्ड, तीन गो सिंगल बॉन्ड, चार गो सिंगल बॉन्ड, तो चार गो सिंगल बॉन्ड हम लोगों ने देख लिया, मतलब कि ये तो sp3 है भाई। ठीक है, उसके बाद sp3 कार्बन से ये X जुड़ा हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। उसके बाद है कि इससे एक क्या वो कार्बन जुड़ा हुआ है, एक वो कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब हम इसको बोलेंगे कि ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। जब यहीं पे हाइड्रोजन को हटा के और यहाँ पे कार्बन जोड़ देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए R जोड़ दिए, और यहाँ पे R' तो पहले से था ही, और यहाँ पे X है, यहाँ पे H है, तो sp3 तो है, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड। उसके बाद है कि यहाँ पे देखिए दो गो कार्बन वाला जुड़ के एक अल्काइल ये जुड़ गया, और ये दूसरा अल्काइल है। मतलब जब ये जो CX वाला जो कार्बन है ये अपने आसपास कितने कार्बन वाला बॉन्ड से जुड़ गया है, दो गो कार्बन वाला बॉन्ड से जुड़ गया है। इसके पास भी कार्बन है, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा मतलब कार्बन हो गए। उसी प्रकार से R' भी कोई अल्काइल ग्रुप होगा, मतलब इसमें भी कार्बन होगा। तो ये दोनों तरफ दो गो कार्बन वाला ग्रुप से जुड़ गया है, तब हम इसको क्या नाम दे देंगे, ये 2 डिग्री अल्काइल है। अच्छा जी ठीक है, इतना हमको आता है समझ में। अब 3 डिग्री वाला आप अपने खुद बता सकते हैं कि यहाँ से ये भी हाइड्रोजन हटा दीजिए, और R और कोई भी एक यहाँ पे R" दे दीजिए, और यहाँ पे X जोड़ दीजिए, तो sp3 तो ये है ही। उसके बाद है कि 1 2 3, इसके पास क्या है, इसके चारों तरफ बॉन्ड देख लीजिए, इससे एगो कार्बन वाला ग्रुप, दूसरा ये भी कार्बन वाला ग्रुप, तीसरा ये भी कार्बन वाला ग्रुप है। मतलब इसके इससे डायरेक्ट जो बॉन्डेड है ना, 3 गो कार्बन बॉन्डेड है, तब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे कि ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ये बात आप लोगों को आ गया होगा समझ में। एक बार और रिवाइंड कर लीजिए, पक्का आप लोगों से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आपके एग्जामिनेशन में इस कॉन्सेप्ट पे रहेगा। क्या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसको बोलेंगे, किस कार्बन को देखेंगे जिससे X जुड़ा हुआ है। अच्छा ये वाला कार्बन है, इससे X जुड़ा हुआ है। अच्छा इस कार्बन के आप चारों तरफ देखते हैं, तो हाइड्रोजन एक, दोनों हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और तीसरा जो कंपाउंड है वो एक कार्बन वाला जुड़ा हुआ है, मतलब एक कार्बन इससे कनेक्टेड है, एक ही कार्बन कनेक्टेड है 1 डिग्री, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर से हटा दिए, और यहाँ से कोई भी, ये भी कार्बन वाला ग्रुप है, ये भी कार्बन, दो गो कार्बन वाला ग्रुप जुड़ गया, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर इस हाइड्रोजन को भी हटा दिए, और यहाँ पे 3 गो कार्बन वाला ग्रुप जोड़ दिए, ये भी कार्बन वाला है, ये भी कार्बन वाला है, और ये भी कार्बन वाला है, तो तीनों कार्बन वाला ग्रुप जोड़ दिए। तब हम इसको तीनों कार्बन वाला ग्रुप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। आई होप ये जो तीनों तरफ होना चाहिए कंपाउंड, वो सिर्फ कार्बन वाला ही होना चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे 3 डिग्री। यहाँ पे R के जगह पे कोई दूसरा OH आ जाता, तब हम इसको 3 डिग्री नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि इससे जो कनेक्टेड है 3 डिग्री 2 डिग्री के लिए क्या है कंडीशन, कि इससे जो ग्रुप कनेक्टेड होना चाहिए डायरेक्ट, उसके जगह पे ये कार्बन ही होना चाहिए, केवल और केवल कार्बन ही होना चाहिए, तब हम इसको 3 डिग्री बोलेंगे। आ रहा बात समझ में, आई होप बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग इसको रिवाइंड कर लीजिए, पीछे जाकर के देखिए। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, कि इसमें सारा एग्जांपल मैं एनसीईआरटी से ही ले रहा हूं, ताकि आप लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाओ, और ज्यादा आप लोग मतलब एग्जाम में एनसीईआरटी से ही पूछेगा, एनसीईआरटी से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप जेईई मेंस का भी तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के ऊपर कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछेगा आप लोग। तो चलिए अब दूसरे पर आ जाते हैं कि अलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं। तो अलाइल का क्या मतलब होता है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो sp3 वाला कार्बन के बारे में हम बात कर रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ पे sp3 वाला कार्बन की के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके बाद डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या है, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे CH है, इसको मैं ठीक से लिख रहा हूँ, CH है, यहाँ पे X, और यहाँ पे जो अब जो कार्बन है यहाँ पे
अब जो कार्बन है यहाँ पे, ये वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ना, मतलब ये वाला कार्बन देख लीजिए। सबसे पहले क्या है कि अलाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे, तो सबसे पहले अलाइलिक हैलाइड में क्या देखना है कि जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 है कि नहीं। तो इससे ये वाला कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक गो सिंगल बॉन्ड, दो गो सिंगल बॉन्ड, तीन गो सिंगल बॉन्ड, चार गो सिंगल बॉन्ड, चार गो सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये sp3 कार्बन है, ठीक है। अब हम अगला कंडीशन देखेंगे। अगला कंडीशन देखेंगे कि ये जो कार्बन है, इससे एक ऐसा कार्बन कनेक्टेड होना चाहिए जो डबल बॉन्डेड। तो इससे एक ऐसा कार्बन कनेक्टेड है जो डबल बॉन्डेड है। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है। तो ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो ये वाला कार्बन, ये कोई भी मान लीजिए R है, मतलब ऐसा R कनेक्टेड होना चाहिए जो डबल बॉन्डेड हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ये एक अलाइलिक हैलाइड है। क्या है? अलाइलिक हैलाइड। आई होप ये बात आप लोगों को आ गया होगा समझ में। मैं एग्जांपल कम दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कैसा भी क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लीजिएगा। इसका आप लोगों को आंसर खुद से देना है कि ये एक अलाइलिक हैलाइड है कि नहीं। यहाँ पे एक्स जुड़ा हुआ है, अब वो आपको सोच करके बताना है ये अलाइलिक हैलाइड है कि नहीं। और एक और ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस बताना है, ये ए हो गया और बी हो गया। ए और बी में से बताना है आपको कि कौन कौन इसमें कंपाउंड अलाइलिक हैलाइड है और कौन अलाइलिक हैलाइड नहीं है, या फिर दोनों अलाइलिक हैलाइड है। मतलब अलाइलिक हैलाइड आपको इसमें पहचानना है। वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए, तब तक के लिए सोल्व कीजिए, फिर आप लोग कमेंट में आंसर लिखिए, फिर आगे तब देखिएगा इस वीडियो को, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। रिवीजन करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी लास्ट टाइम है तो आप दोबारा अपना रिवीजन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। मैं आप लोगों को अब आंसर बता रहा हूँ, सोल्यूशन मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको आप। तो सबसे पहले किस कार्बन पे ध्यान देना है, जिससे एक्स कनेक्टेड है। तो एक्स इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो इस पे हम ध्यान देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एच भी है, कुछ नहीं रहता है, मतलब ये ऐसे हम दे देते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे तीन गो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, इसका ये मतलब होता है। चलिए ठीक है, ये बात आप लोगों को आता होगा। जैसे यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मूला आप ऐसे लिख देते हैं, तो ऐसे में लिख देते हैं, मतलब हर एक कोना पर एक खून हाइड्रोजन है ऑलरेडी यहाँ पे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो है, एक वो हाइड्रोजन ये हो गया, दो गो ये, तीन, चार, मतलब चार गो सिंगल बॉन्ड है इसके चारों तरफ, मतलब ये sp3 है। पहला कंडीशन तो हमको दिख गया। उसके बाद क्या है कि उसके अगला वाला कार्बन को देखना है। तो अगला वाला कार्बन ये है, तो ये वाला कार्बन ठीक है। ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, बिल्कुल डबल बॉन्डेड है। तो ये वाला, उसके अगला वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो एक अलाइलिक हाइलाइट हो जाता है। तो ये अलाइलिक हाइलाइट होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली इस प्रकार का स्ट्रक्चर है कि ये CH एक्स हो गया है, और यहाँ पे एक कार्बन है जो डबल बॉन्डेड है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल उसी प्रकार का स्ट्रक्चर है। तो जब भी इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा, तो वो कौन सा कंपाउंड होगा? अलाइलिक हाइलाइड होगा। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आएगा। ये वाला आंसर बताइए, बताइए। तो सबसे पहले क्या बताया रूल मैंने? सबसे पहले इस पे देखना है, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये sp3 है। उसके बाद ये डबल, इस पे आ जाइए, ये कार्बन है और यहाँ पे तो ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब ये अलाइलिक हाइलाइड नहीं है। तो कौन सा हाइलाइट होगा भाई साहब? तो ये अल्काइल हाइलाइड होगा। क्या होगा? अल्काइल हाइलाइड होगा। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा भैया, इतना हमको आता है समझ में। जो भी मैंने अभी बताया है सारा को नोट कर लीजिए आप, और जो एग्जाम्पल मैंने दो दिया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आप लोग, अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है तो फिर से सोचिए, अगर हो गया है तो वेल एंड गुड। अब ये जो तीसरा सेक्शन है, ये है बेंजाइलिक हाइलाइट। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है अच्छा कि हाइलाइट sp3x वाला कार्बन होगा, लेकिन वो कोई भी एक बेंजाइल मतलब बेंजीन वाला कंपाउंड से जुड़ा होगा। बेंजीन मतलब कोई भी एक एरोमेटिक वाला बेंजीन से जुड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये एक एरोमेटिक, यहाँ पे एक बात आया है एरोमेटिक। आप लोग मुझे
आगे याद दिलाइएगा कि एरोमेटिक का क्या मतलब होता है, मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे भी क्वेश्चन 3-4 नंबर का आप समझिए कि एरोमेटिक का ये अगर कॉन्सेप्ट एरोमेटिक वाला नहीं पता है आपको, तो आप 10 से 20, 10 से 15 नंबर मतलब आप ऑर्गेनिक समझ ही नहीं पाइएगा। बहुत सारा ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट बिना एरोमेटिक के कॉन्सेप्ट के नहीं समझ पाइएगा, तो वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। पहले बेंजाइलिक हैलाइड पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, sp3x वाला है ही कार्बन, बिल्कुल है, क्योंकि दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो दो सिंगल बॉन्ड, ये भी एक सिंगल बॉन्ड है और ये भी एक सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड हो गया, तो ये एक sp3 वाला कार्बन हो गया। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि इसमें कि उससे उसके बाद जो कार्बन कनेक्टेड है वो एरोमेटिक होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? एरोमेटिक होना चाहिए। एरोमेटिक वो भी रिंग होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग होना चाहिए। एरोमेटिक होगा तो रिंग होगा, तब भी वो एरोमेटिक होगा, नहीं तो एरोमेटिक नहीं होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये sp3 वाला है, ये वाला कार्बन आ गया, यहाँ पे कार्बन है, और ये वाला जो रिंग है ना, जो कार्बन इसमें, ये जो कार्बन इसमें प्रेजेंट है, वो वाला रिंग जो है वो एरोमेटिक है। कैसे है? तो एरोमेटिक का मतलब होता है कि सबसे पहले वो साइक्लिक होना चाहिए, पहला रूल साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल क्या है कि वो कंजुगेटेड होना चाहिए। क्या है? कंजुगेटेड होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। और तीसरा रूल क्या है कि वो 4n+2 पाई रूल को फॉलो करे। क्या करे? 4n+2 पाई रूल को फॉलो करे। तो साइक्लिक का मतलब तो आप लोग समझते हैं कि कोई भी एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, ये भी एक रिंग टाइप का है, ये भी एक रिंग टाइप है, मतलब कोई भी एक बंद टाइप का कोई कमरा बोल सकते हैं आप इसको, जो कमरा बंद है, मतलब साइक्लिक होना चाहिए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि एक के बाद एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए, डबल बॉन्ड है, ये वाला खाली है, मतलब एक डबल बॉन्ड है, उसके बाद खाली, फिर डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर खाली, एक डबल बॉन्ड है, ये खाली, सिंगल बॉन्ड मतलब, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड है, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड, मतलब एक एक डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसा जब स्ट्रक्चर आ जाएगा तब हम उसको बोलते हैं कि ये कंजुगेटेड है। तो कंजुगेटेड का मतलब आ गया समझ में। 4n+2 पाई रूल क्या बोलता है कि 4n+2 बराबर 4n+2 बराबर कोई भी, मतलब n का जो वैल्यू होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए? कोई भी एक इवन नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इवन नंबर आएगा तब ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो करेगा, और इवन नंबर नहीं आएगा तब 4n+2 पाई रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो ये n का वैल्यू क्या होता है? तो एक डबल बॉन्ड में आप जानते हैं कि कै गो इलेक्ट्रॉन सम्मिलित रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन को मिलाने से बनता है ये पेयर। तो जो भी एक एक्स्ट्रा पेयर है ना, तो इसमें 2 n बराबर, एक डबल बॉन्ड मतलब n बराबर 2। ठीक है, एक डबल बॉन्ड, तो इसमें देख लीजिए कै वो डबल बॉन्ड है। कंजुगेटेड तो है, ये तो पता चल गया आपके पास। उसके बाद है इसमें, आप देख लीजिए, 1 2 3 गो डबल बॉन्ड है, मतलब एक डबल बॉन्ड में 2 n बराबर 2, तो 3 गो डबल बॉन्ड में n बराबर 6, तो 4n+2 बराबर कितना हो गया? 4n+2 बराबर कितना? 6, बिल्कुल। तो 4n बराबर कितना हो जाएगा? 4, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 1। 1 1 क्या है? नेचुरल नंबर है कि, सॉरी इवन नहीं, यहाँ पे कोई भी एक नेचुरल नंबर हमारा आ जाएगा ना, नेचुरल नंबर आ जाएगा, तब हम बोलेंगे कि ये जो मतलब 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब 4n+2, n बराबर कोई भी एक इंटीजर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इंटीजर आ जाएगा। n बराबर क्या आ जाएगा? कोई भी एक इंटीजर आ जाएगा, तब हम बोलेंगे कि 4n+2 पाई रूल को फॉलो कर रहा है। अगर इंटीजर नहीं आएगा तो बोलेंगे कि 4n+2 पाई रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। एरोमेटिक का ये आ गया होगा, आई होप समझ में, एरोमेटिक किसको बोलते हैं। बहुत सारा एग्जांपल आप लोग, मैं एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को ये, आप लोगों को बताना है कि ये एरोमेटिक है कि नहीं। आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा, नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अच्छा क्या है, सही है क्या। तो बेंजाइलिक हैलाइड आप लोग को आ गया होगा समझ में कि sp3x वाला कोई कार्बन होगा, और उससे उसके बाद जो भी कार्बन होगा ना, वो एक रिंग होगा, एरोमेटिक रिंग होगा, तब हम उसको बोलेंगे कि वो एक बेंजाइलिक हैलाइड है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं इसमें कि एक कोई भी एक बेंजाइलिक हैलाइड, ये बेंजीन ले लिए, इसके बाद
CR, H की जगह पे आप R डाल सकते हैं, R डैश और यहाँ पे X है। तो यहाँ पे जब R डैश बराबर H डाल दीजिएगा तब ये आ जाएगा, इससे क्या वो 2 कार्बन हो जाएगा, एगो कार्बन बनाई तो 2 डिग्री बोल सकते हैं इसको, और ये भी कोई कार्बन वाला ही आ जाएगा तो 18 डिग्री वाला कार्बन आप बोल सकते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है आप लोग। तो ये जो भी बेसिक बात है, लेकिन ऑर्गेनिक जितना भी समझने के लिए ये सभी बातें आप लोगों को आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये एकदम डिटेल में आप लोगों को बता दिया। और इससे 4 से जितना भी मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है, इससे 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन 100% आप लोगों को एग्जामिनेशन में आने वाला है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। अब एक लास्ट वाला देख लेते हैं, जिसमें जो हैलोजन कंपाउंड जुड़ा रहेगा वो sp2 वाला कार्बन से जुड़ा रहेगा। मतलब जो भी हैलोजन कंपाउंड जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2 होगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये देख, ये एक sp2 वाला कार्बन है। sp2 कैसे पहचानिएगा, बताया था मैंने आप लोगों को कि एक डबल बॉन्ड रहेगा तो आप पहचान जाना कि ये sp2 वाला कार्बन है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H2 है और उसके बाद ये X लगा हुआ है और यहाँ पे एक H कंपाउंड है। तो यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन कंपाउंड है, जो कार्बन ये वाला कार्बन है, ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है एगो डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, मतलब 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। तब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, आप पहचान जाइएगा कि अच्छा ये sp2 वाला कार्बन है। ठीक है, sp2 वाला कार्बन है और उससे डायरेक्ट एक हाइड्रोजन कंपाउंड जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तब हम इसको बोलेंगे कि एक विनाइलिक कंपाउंड है। नेमिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। आपके एग्जाम में 100% 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो विनाइलिक कंपाउंड से रहेगा कि पहचानिए कि इसमें से विनाइलिक कंपाउंड कौन है, या फिर पूछ सकते कोई कंपाउंड दे देगा, बताएगा, बोलेगा आपको कि आप इसका नेमिंग करके बताइए, जिसमें विनाइलिक कंपाउंड एक जरूर रहे। और पहचानने वाला तो पूछा ही जाता है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पहचानने वाला कंपाउंड आएगा कि इसमें से विनाइलिक कंपाउंड कौन है। तो विनाइलिक कंपाउंड को पहचानने के लिए आप क्या कीजिएगा, सिंपल रूल है कि जिस जो हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को देखना है। अगर वो कार्बन sp2 है तब हम, आई होप ये विनाइलिक हैलाइड वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं विनाइलिक हैलाइड का। आपको बताना है कि ये विनाइल हैलाइड है कि नहीं, मतलब कौन सा हैलाइड है ये बताना है। एक और एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया, तो आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करके बताना है। इसका मैं बता देता हूँ। एक्स वाला ये जो हैलोजन कंपाउंड है ये किससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन क्या है, sp2 है, एक डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा। तो sp2 होगा तो ये कौन सा हैलाइड हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। देखता हूँ कि कौन कौन सही आंसर दे पाते हैं इसका। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाता है। उसके बाद है अराइल हैलाइड। तो अराइल हैलाइड किसको बोलेंगे भाई साहब, अराइल हैलाइड इसको बोलेंगे जो कोई भी एक मतलब कोई भी एक बेंजीन ग्रुप रहेगा, कोई भी एक एरोमेटिक रिंग रहेगा, तो बेंजाइल हैलाइड किसको बोलते हैं, सॉरी अराइल हैलाइड किसको बोलते हैं, कोई भी एक एरोमेटिक रिंग रहेगा और उससे कोई भी एक हैलोजन कंपाउंड जुड़ जाएगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक अराइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को ये बताना है कि ये एक अराइल हैलाइड है कि नहीं। क्या कीजिएगा, तो ये वाला एक्स वाला कार्बन इससे, सॉरी ये जो एक्स है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, और ये वाला कार्बन जो है वो एक एरोमेटिक रिंग के पार्ट का एक हिस्सा है। तब हम क्या बोलेंगे कि अच्छा भाई साहब ये एक अराइल हैलाइड वाला कंपाउंड है।
हमको अब क्लासिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे बढ़ते हैं इससे। नेमिंग दो प्रकार से किया जाता है। एक तो जैसे एक IUPAC नेम होता है, कहीं भी जाइएगा तो उसका नेम IUPAC में सेम होगा, और एक होता है कॉमन नेम। हर एक देश अपने अपने अनुसार, अपने अपनी सुविधा के अनुसार उसका एक कॉमन नाम दे देता है। तो हमको IUPAC नेम ही पूछेगा, कुछ कुछ कंपाउंड का कॉमन नेम पूछेगा, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा उसके साथ साथ। तो IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, काफी शॉर्ट वीडियो है वो, और एकदम बेसिक से एक्सप्लेन किया गया है कि हमको IUPAC नेमिंग करना है, कैसे करना है, सारा बात उसमें क्लियर किया गया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो आप जाकर के देख लीजिएगा। वैसे मैं थोड़ा मोड़ा यहाँ पे भी बता देता हूँ। तो IUPAC नेमिंग करने के लिए कोई भी कंपाउंड होता है तो सबसे पहले हम चेन सिलेक्ट करते हैं कि सबसे लंबा चेन कौन है। तो इसमें तो एक ही चेन है, और उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर चेन सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद है कि नंबरिंग करते हैं कि कार्बन कौन कौन सा नंबर है, नंबरिंग करते हैं, और उसके बाद नेमिंग कर देते हैं कि अच्छा इसमें कौन सा कोई भी एक मतलब ग्रुप जुड़ा हुआ है कि नहीं, ट्री जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो जहां से कोई भी एक मतलब दूसरा एलिमेंट जुड़ा होगा जिसको सब ग्रुप बोल सकते हैं, तो जिसके नजदीक सब ग्रुप रहेगा, क्या रहेगा, उसको बोलते हैं यार, तो जहां से नेमिंग का शुरुआत करने पर जो ब्रांच निकला हुआ है वो नजदीक पड़े, उधर से हम लोग नेमिंग करते हैं। तो ये कार्बन है, इधर से यहाँ पे ब्रांच एक निकल रहा है Br का, तो एक और दो गो कार्बन, तो इसमें दो गो कार्बन है, तो ठीक है, दो कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है। ठीक है, उसके बाद ये अल्केन है कि अल्काइन, अल्कीन है कि अल्काइन है, तो ये अल्केन है, ये हमको पता चल रहा है। CnH2n+2 वाला रूल अप्लाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि अच्छा भाई साहब ये अल्केन है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो भी ब्रांच है ना, जो भी ब्रांच निकलता है, सब ग्रुप निकलता है, उसका हम लोग सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं। तो 1 पर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमोबेंजीन। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है, 1 ब्रोमोबेंजीन कहाँ से आता है? तो इसका हम लोग नेमिंग क्या कर सकते हैं कि 1 और ब्रोमो, और उसके बाद ये वाला लिख दीजिए, ये क्या है, इथेन है, तो 1 ब्रोमो इथेन, और इसका कॉमन नेम निकला रहेगा तो क्या होगा, एन। नॉर्मल है, कुछ भी नहीं, ब्रांच ब्रांच नहीं निकला हुआ है, तो नॉर्मल को एन से डिनोट करते हैं, एन। और एन, और उस एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई कॉमन नेम का कोई नियम नहीं होता है कि ऐसे ही कॉमन नेम लिखा जाता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड किसको, सॉरी ये तो प्रोपाइल नहीं ना हुआ यार, ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, इथाइल, तो नॉर्मल इथाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये नेमिंग हमको आ गया समझ में। एक और क्वेश्चन मैंने पीछे बताया है कि आप बता सकते हैं कि 1 डिग्री कार्बन कौन है, 2 डिग्री हेलोएल्केन कौन है, और 3 डिग्री हेलोएल्केन कौन है। तो ये वाला कौन डिग्री हेलोएल्केन, तो यहाँ पर देखिए Br, अच्छा ये sp3 कार्बन है, उसके बाद ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो जब एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, मतलब ये 1 डिग्री हेलोएल्केन है। उसी प्रकार से इसका भी आप नेमिंग कर सकते हैं, क्या करेंगे, किधर से नेमिंग करेंगे, तो जिधर से ब्रांच जो होगा उसका नजदीक होगा, तो 1-2 नंबर पर ब्रांचिंग आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पर, मतलब किधर से भी नेमिंग कर सकते हैं। तो 1
2 और 3। तो 2 पर क्या आ गया है? क्लोरीन। तो जो सबसे पहले आता है उसको हम लिख देते हैं, तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। और कै गो इसमें कार्बन है? 3 गो कार्बन है। तो 3 गो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? 3 क्लोरो क्या? प्रोपीन, प्रोपीन। ये इसका हो गया IUPAC नेम। कॉमन नेम लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? कॉमन नेम लिखना रहेगा। तो जब भी इस प्रकार का ग्रुप आ जाता है ना, मतलब क्या कि ये बीच वाला ब्रांच को छोड़ दीजिए जिससे कि हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसके दोनों तरफ 2 गो कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा रहेगा ना, तो उसको हम बोलते हैं आइसो। क्या बोलेंगे? आइसो। तो इसको आप बोल सकते हैं कि आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। क्या है इसका? अगर कॉमन नेम बोलेंगे तो आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ और एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जल्दी जल्दी भागने से और बाद में फिर रिवीजन करना पड़े तो उससे भी कोई हमको फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए जो पढ़े अच्छे से पढ़े तो हमको समझ में भी आएगा। और जो क्वेश्चन आप नहीं भी पढ़े रहिएगा और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग उस क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए हमको बेसिक बात पता होना चाहिए। तो आइसोप्रोपाइल, आइसो कब बोलेंगे? ग्रुप जिससे हाइड्रोजन, जिसके अनुसार आप नेमिंग कर रहे हैं ना, उसको आप छोड़ दीजिए और उसके दोनों तरफ देखिए 2 गो कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आइसो लगा दीजिए। आइसो जैवो कार्बन है, उसी के अनुसार आइसो प्रोपाइल लगा दिए हैं। उसके बाद क्या है? क्लोराइड था तो क्लोराइड लगा दिए। ठीक है भाई साहब, इतना हमको समझ में आता है। हाँ, ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये जो हेलो एल्केन है वो क्या डिग्री का है? क्या डिग्री हेलो एल्केन है? तो बताइए आप लोग। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके आंसर बताना है कि इसका नेम क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका नेम क्या है, मतलब कौन क्या डिग्री का ये हेलो एल्केन है। उसके बाद ये है, तो इसका नाम हो जाता, ये हो गया कॉमन नेम। इसको ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन। रिंग का नेमिंग कैसे करते हैं वो भी मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है। वैसे सबसे पहले क्या करेंगे कि नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग देखेंगे कि कहाँ से ब्रांच जुड़ा हुआ है, सब ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से जुड़ा हुआ था तो फर्स्ट वाला ई हो गया। और जय नंबर पर सब ग्रुप है उसका पहले नाम लिख दीजिए आप। तो वन ब्रोमो है तो वन ब्रोमो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे वन ब्रोमो बेंजीन या फिर ब्रोमो बेंजीन भी कहीं पे लिखा रहेगा तो उसका मतलब भी यही होगा कि वो एक वन ब्रोमो बेंजीन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम किसका नेमिंग करते हैं? अगर समझ में, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे लगा हुआ है वहां से इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। जो भी सब ग्रुप निकला रहता है ना, मतलब जो भी ब्रांच निकल के चला जाता है तो हम उसको सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं, बोलते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख के और जो भी उसके बाद ये रिंग का नाम लिख देते हैं। उसी प्रकार से इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो हम नेमिंग करेंगे 1 2 3। तो 1 और 3 पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमो लगा हुआ है। तो 1,3 डाइब्रोमो, डाइब्रोमो, डाइब्रोमो। और ये कि इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। तो डाइब्रोमो बेंजीन। आ रहा है बात समझ में? और इसका अगर कॉमन नेम लिखना रहेगा तो क्या बोलेंगे? ये देखो इसको बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, मेटा। और डाइब्रोमो बेंजीन, डाइब्रोमो बेंजीन। मेटा किसको बोलते हैं ये मैं आपको, मान लीजिए यहाँ पर कोई कोई कंपाउंड, यहाँ पर कोई एक्स आ जाएगा तो ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन होता है। क्या होता है? ऑर्थो पोजीशन। उसके बाद कोई आ जाएगा, ये वाला पोजीशन को बोलते हैं मेटा पोजीशन। क्या बोलते हैं? मेटा पोजीशन। और इसके बाद कोई भी आ जाएगा तो इसको बोलते हैं पारा पोजीशन। क्या बोलते हैं? पारा पोजीशन। क्या आ जाएगा बता रहे हैं। इसका क्या मतलब कि जैसे देखिए यहाँ पर कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, कंपाउंड है
और बोलेंगे कि इसको और इसके ऑर्थो पर कौन एलिमेंट है, यहाँ पर मान लेते हैं कि Cl है तो ऑर्थो पर Cl है, मान लेते हैं कि यहाँ पर Br है तो इसके मेटा पर कौन है, Br है। उसी प्रकार से इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, ये पारा पोजीशन हो गया, मान लेते हैं ये I है तो R के पारा पोजीशन पर क्या है, आयोडीन है। तो ऑर्थो मेटा पारा क्या होता है, ये आ गया समझ में। तो IUPAC नेम तो आसानी से लिख लीजिएगा और इसका आप नाम याद रख लीजिएगा कि ये दोनों अपने एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे ये इसका क्या है, मेटा पोजीशन है। जब मेटा पोजीशन है तो मेटा पोजीशन के लिए क्या एम यूज किया जाता है, तो एम डाइब्रोमोबेंजीन, क्या वो दो ब्रोमो है तो एम डाइब्रोमोबेंजीन। उसी प्रकार से इसका आप नाम लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5, तो कौन कौन पर, 1 3 5 पर 1 3 5 1 3 5 क्या वो ब्रोमीन हो गया 3 वो, तो 1 3 3 ट्राइब्रोमोबेंजीन 135 और ट्राइब्रोमोबेंजीन, इसका नाम ये आप IUPAC नेम लिख सकते हैं। इसका आप कॉमन नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे कॉमन नेम इसका होता है सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन, इसका कॉमन नेम होता है। आई होप ये बात आप लोगों को आ गया होगा, कॉमन नेम वाला बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। चलिए आप लोगों को इसका नेमिंग करके बताना है, नेमिंग तो आप लोगों को आता होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। मैं इस पे IUPAC नेम पहले लिख रहा हूँ, तो IUPAC नेम लिखना तो बहुत सिंपल है, नेमिंग करेंगे 1 2, इधर से नेमिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा है। ठीक है भाई साहब, 1 2 और 1 पर कै गो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 2 गो, तो 1 1 डाइक्लोरो है, 2 गो है तो डाइक्लोरो कै गो कार्बन है, 2 गो है तो डाइक्लोरोइथेन। उसी प्रकार से इसका हो जाएगा क्या, दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट सेमी डिस्टेंस पर है तो 1 और 2 किधर से भी कर सकते हैं, तो 1 2 डाइक्लोरो 1 2 डाइक्लोरोइथेन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। IUPAC नेम में तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ देता है, तो जब एक ही कार्बन से दो हेलोजन जुड़ा रहेगा तो उसको हम जेम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेम। एक ही कार्बन से 2 गो जुड़ा रहेगा तो क्या बोलेंगे, जेम। तो ये हो गया जेम डाइहैलाइड। और एक ही कार्बन से जब 2 गो एक दूसरे के, मतलब एक गो कार्बन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, मतलब एक दूसरे के क्या है, लगातार, मतलब पहला कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है और उसके बाद जो कार्बन है उस पे भी क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तब हम उसको बोलते हैं वीस डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं, वीस डाइहैलाइड क्या बोलते हैं, वीस डाइहैलाइड। जब 2 गो हेलोजन एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा तब क्या बोलेंगे, जेम। और 2 गो हेलोजन जब अलग अलग कार्बन पे रहेगा लेकिन लगातार रहेगा, जैसे ये कार्बन हो गया और ये भी एक कार्बन है, इधर इससे भी एगो हेलोजन जुड़ा हुआ है, इससे भी एगो हेलोजन जुड़ा हुआ है, तब ये अलग अलग कार्बन हो गया, लेकिन वो कार्बन जो है वो लगातार है और दोनों पे लगातार क्या है, हेलोजन बॉन्ड है। तो जब लगातार रहेगा मतलब एक रहेगा हेलोजन बॉन्ड, उसके बाद वाला जो कार्बन है उस पे भी हेलोजन बॉन्ड है, तब हम उसको बोलते हैं वीस। क्या बोलते हैं, वीस, जेम वीस, जेम वीस। जेम क्या, दोनों एक ही पर, लेकिन वीस क्या, दोनों अलग अलग पर। आई होप ये बात आप लोगों को आ गया होगा समझ में। इसका कॉमन नेम वैसे पूछेगा नहीं, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, आप अपने बुक में NCERT का बुक ओपन कीजिएगा, सबसे बेस्ट है आपके लिए NCERT। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका IUPAC नेम तो आराम से आप लिख लीजिएगा। क्या कीजिएगा, सबसे पहले नंबरिंग करना है, किधर से करना है, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा तो एक दूसरा पर, 1 2 3 नंबर पर इधर से आ रहा है, इधर से 2 नंबर पर आ रहा है, तो ऑफ कोर्स इधर से करेंगे, तो इधर से करके आप IUPAC नेम आराम से लिख सकते हैं। मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, सबसे पहले ये आपको बताना है कि ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री हेलो एल्केन है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। क्या कीजिएगा आप, जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे जाइएगा, ठीक है, इस कार्बन पे आ गए, इस कार्बन पे आके एक देख लिए कि एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है
और दो गो कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, एगो CH3 इधर भी, एगो CH3 इधर भी। तो जब दो गो कार्बन वाला ग्रुप जुड़ा रहता है तो क्या होता है, 2 डिग्री बोलते हैं इसको। तो ये 2 डिग्री हैलोएल्केन हो गया, ठीक है। तो 2 डिग्री जो हैलोएल्केन होता है ना, जब उसको कॉमन नेम में एंटर करना रहेगा तब उसको बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। 1 डिग्री रहेगा तो 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री को बोला जाता है प्राइमरी। जब 2 डिग्री रहेगा तब क्या बोलेंगे उसको, सेकेंडरी। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। आया बात समझ में। जब 3 डिग्री रहेगा तब क्या बोलेंगे उसको, टर्सियरी। टर्सियरी। क्या बोलते हैं, जब 3 डिग्री का जब कार्बन रहेगा तब हम उसको क्या बोलते हैं, टर्सियरी। ठीक है। जब सेकेंडरी का यूज करके हमको इसका नेमिंग करना रहेगा तब क्या लिखेंगे, तो सेकेंडरी। और उसके बाद क्या वो कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 गो है। तो 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। और क्या है, क्लोराइड है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लोराइड। जब लास्ट में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना रहता है ना, तो क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड ऐसे लिखा जाता है। आई होप ये सब बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, सारा को सोल्व करना है आपको। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सारा का मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तो नोमेनक्लेचर इतना ही था, ये सारा आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको खुद क्वेश्चन सोल्व करना है, फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तब मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा। अगर मैं अभी यहीं पे सॉल्यूशन सारा का दे दूं तो आपको ये लेक्चर अटेंड करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं अभी इसका सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं, आप लोग सोल्व कीजिएगा खुद से। नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं आप लोगों के लिए उसका एक सॉल्यूशन का एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो नोमेनक्लेचर हमारा यहाँ तक समाप्त हो गया है। ये वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, इसीलिए आज के लिए हम अपना वीडियो यहीं पे रोकते हैं। आपको क्या करना है, जितना भी मैंने पढ़ाया है आपने नोट्स बना लिया होगा, रिवीजन करने की तो आप इसके बाद जरूरत नहीं है। क्या करना है, एनसीईआरटी में जाना है, जो भी एग्जाम्पल में दिया हुआ है और इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको आप लोगों को सोल्व करना है। नहीं होगा सोल्व, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लेकिन सोल्व करके जरूर देखना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। और आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने अभी तक, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसा ही बहुत मतलब अच्छा अच्छा कंटेंट, क्वालिटी ऑफ कंटेंट जल्दी अपलोड होने वाला है। और जो भी 11th-12th पढ़ने वाला है, जो भी आपका दोस्त हो, रिश्तेदार में हो, जो पढ़ाई कर रहा हो और उसको क्वालिटी ऑफ कंटेंट चाहिए, किसी भी वजह से वो उसके पास डिलीवर नहीं हो रहा है, तो आप उस तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं, उसको ये इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। अगर कोई आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।